सो फाइनली गाइस, ब्लैक क्लोवर मांगा 11 साल और हमें 392 चैप्टर देने के बाद ऑफिशियली आज एंड हो चुकी है। तो इसके जो 3 न्यू चैप्टर हैं 390, 391 एंड 392 वो हमें ऑफिशियली देखने के लिए मिल चुके हैं और इन चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आस्था वर्सेस यूनो की फाइट, विज़र्ड किंग की पोजीशन के लिए, और हमें फाइनली क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग भी देखने के लिए मिल चुका है। इसके अलावा हमें काफ़ी सारी शिप्स भी देखने के लिए मिली हैं और मैं वो पानी वाली शिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या इन दी एंड जो यामी और जो शार्लेट हैं वो एक साथ हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आस्था इन दी एंड किसके साथ होने वाला है? तो इन सभी के जो आंसर हैं वो हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। तो इन चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 390 की शुरुआत होती है 6 मंथ के टाइम स्किप के बाद। तो लूसियस को डिफीट हुए 6 मंथ हो चुके हैं और हमें क्लोवर किंगडम दिखाई जाती है और जहां पे बात हो रही होती है कि नेक्स्ट विज़र्ड किंग कौन बनेगा। जो कुछ लोग हैं वो यूनो की साइड हैं और कुछ लोग आस्था की साइड भी हैं, और हमें और भी क्लोवर किंगडम के लोग दिखाए जाते हैं जो कि आस्था और यूनो दोनों को ही ग्लेज कर रहे हैं। कुछ आस्था को ग्लेज कर रहे हैं और जो कुछ हैं वो यूनो को ग्लेज कर रहे हैं। और ये चीज देख के मुझे अच्छा लगा कि अब क्लोवर किंगडम के जो लोग हैं वो आस्था को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फाइनली इतने ज्यादा टाइम के बाद। और इसके बाद हमें यामी और यामी की सिस्टर इचिगा देखने के लिए मिलते हैं और यामी फाइनली अपनी ओरिजिनल वाली ड्रेस में आ चुका है। और यहाँ पे जो यामी है वो बताता है कि जितने भी कैप्टन हैं वो कंफ्यूज थे कि आस्था और जो यूनो है उसमें से किसको विज़र्ड किंग की पोजीशन के लिए रेकमेंड किया जाए। और इसके बीच इन कैप्टन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और फाइनली डिसाइड हुआ कि दोनों के बीच में एक ड्यूल होगा और जो इसमें जीतेगा वो फाइनली विज़र्ड किंग बनेगा। और इसी बीच हमें जो हमारे ब्लैक बुल्स हैं वो भी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज आस्था और यूनो की फाइट है और क्लोवर किंगडम में एक तरीके से पूरा का पूरा फेस्टिवल चला हुआ है। और यहाँ पे हमें कोहनो और जो उसका ब्रदर है वो भी दिखाए जाते हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना ड्रीम अचीव कर लिया है डांसर और सिंगर बनने का। और इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि आस्था या फिर यूनो दोनों में से कोई भी जीतता है तो वो क्लोवर किंगडम का यंगेस्ट विज़र्ड किंग बन जाएगा। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे फाइनली आस्था और यूनो दिखाए जाते हैं जो कि फेस ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, पर इससे पहले कि ये फाइट करते हैं उससे पहले हमें दोनों का एक काफ़ी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है जिसमें ये दोनों बस आराम से खड़े हैं और हमें इनके जितने भी फ्लैशबैक हैं वो दिखाए जाते हैं। जो इनकी राइवलरी है शुरुआत से वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो जब ये सीन एनीमे में एनिमेट होगा तो यहाँ पे पूरा फ्लैशबैक चलने वाला है, तो मजा आएगा जब ये सीन एनीमे में एनिमेट होगा। और इसके बाद हमें कॉल बैक देखने के लिए मिलती है इसके चैप्टर 1 से, जहाँ पे आस्था और यूनो ने प्रॉमिस किया था विज़र्ड किंग बनने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये पैनल देखने के लिए मिलता है जिसमें ये बोलते हैं लेट अस डिसाइड हु विल बी द विज़र्ड किंग। तो इसके बाद जो यूनो है वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने विंड से आस्था के ऊपर अटैक करता है, पर आस्था जो है वो अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये भी एक कॉल बैक है इस वाले चैप्टर से। तो ये हमें एनीमे के बीच में देखने के लिए मिला था जब पहली बार जो ब्लैक बुल्स हैं उनको कोई रिकॉग्निशन मिली थी। तो वहां पर यूनो ने अपनी और आस्था की जो पावर है उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आस्था के ऊपर अटैक किया था और आस्था ने उसके अटैक को डिफ्लेक्ट किया था। और ये सेम टू सेम सीन है उस वाले पैनल से। तो इसके बाद जो यूनो है वो दोबारा से आस्था के ऊपर अटैक करता है अपने टोर्नेडो से, और आस्था जो है वो इससे आराम से बाहर निकल जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है यूनो के ऊपर। और यूनो जो है वो अपनी डांसिंग वाली जो टेक्निक है उसका यूज करके आस्था के जितने भी अटैक हैं उनको डोज कर लेता है। मैं यहाँ पे नाम लगा दूंगा कि यूनो की इस टेक्निक का क्या नाम था, डांसिंग हमिंग कुछ ऐसा ही नाम था। तो इसके बाद यूनो आस्था के ऊपर अपने फेदर वाले अटैक से अटैक करता है, पर आस्था जो है वो ब्लैक टोर्नेडो में बदल जाता है और इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद आस्था अपना जो स्लैश है एंटी मैजिक का वो यूनो की तरफ फेंकता है, पर यूनो जो है वो अपने स्टार मैजिक का यूज करके एक स्टार में टेलीपोर्ट कर जाता है जो कि सीधे आस्था के ऊपर था। और वो अपनी जो बो है वो निकालता है और उससे एक एरो शूट करता है आस्था की तरफ, पर जो आस्था है वो इसके एरो को एक किक मार के डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद यूनो दोबारा से अपने स्टार मैजिक का यूज करके आस्था के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और दोबारा से अटैक करता है आस्था के ऊपर,
पर इसके बाद जो आस्था है वो भी इसके ऊपर अटैक करता है और हमें चैप्टर के एंड में आस्था और जो योनो है दोनों का एक क्लैश देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और शुरुआत होती है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 391। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है आस्था और यूनो के क्लैश से और इसे जो क्लोवर किंगडम के लोग हैं वो देख रहे हैं और इस फाइट को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हैं क्योंकि इनकी जो फाइट है वो काफी ज्यादा क्रेजी चली हुई है। और इसके बाद हमें लियो, फिगुलियन और जो मैरी लियोना है वो दिखाए जाते हैं। सॉरी गाइस, मोमी मैरी लियोना दिखाई जाती है और जो लियो है वो कंफ्यूज है कि जो यूनो है वो आस्था के एंटी मैजिक के खिलाफ कैसे टिक रहा है। और इसके बाद जो फिगुलियन है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो यूनो है वो अपनी एंडलेस माना को इतने हाई डेंसिटी में अपनी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर रहा है कि वो आस्था के एंटी मैजिक को काउंटर कर पा रहा है। तो यूनो को भी मानना पड़ेगा कि वो आस्था के एंटी मैजिक के खिलाफ फाइट कर पा रहा है। तुम्हें पता है एंटी मैजिक ब्रोकन एबिलिटी है। माना आस्था को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, पर तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एंटी मैजिक ब्रोकन एबिलिटी है। और तभी हम बैटल के ऊपर वापस आ जाते हैं। आस्था और यूनो का जो ये क्लैश हुआ था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दोनों ही पीछे गिर जाते हैं। और हमें यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि आस्था की जो जितनी भी स्वॉर्ड हैं वो आस्था के आसपास ही घूम रही हैं। तो जैसा कि हमने लीबे के साथ देखा था एनिमे के एंड में, तो आस्था भी सेम तरीके से अपनी जो स्वॉर्ड हैं उनका यूज कर रहा है। इसके बाद हमें और भी कैरेक्टर के रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि जैक, इचिगा, जो कि इन दोनों की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। इसके बाद हमें और सीक्वेंस देखने को मिलते हैं इनकी फाइट के, जहाँ पे यूनो जो है वो मल्टीपल स्टार के बीच में टेलीपोर्ट होते हुए आस्था के ऊपर अटैक कर रहा है और आस्था जो है वो इन सभी अटैक को डोज कर रहा है अपने एंटी मैजिक, अपनी की और जो अपनी फिजिकल पावर है उसका यूज करके। और इसी बीच हमें जो जोरा और जो क्लाउस है उनका भी रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि यही बातें कर रहे होते हैं कि आस्था और यूनो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और ये कितनी देर तक टिक पाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। और इसके बाद हमें यूनो और आस्था की इस फाइट के और भी पैनल देखने के लिए मिलते हैं जिसमें वो लाइट स्पीड में फाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो यूनो है वो स्टार के बीच में टेलीपोर्ट कर रहा है, जिससे कि जो आस्था है वो थोड़ा सा एनोय हो चुका है और तभी वो अपनी जो डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड है वो निकालता है और उससे जो यूनो का मैजिक है उसको ही लिटरली नलीफाई कर देता है। ये वाली जो स्वॉर्ड है आस्था की वो काफी ज्यादा ब्रोकन है और ये देखकर यूनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी जो आस्था है वो अपनी डीमन स्लैशर कटाना से यूनो के ऊपर अटैक करता है, पर यूनो इसे फाइनली ब्लॉक कर लेता है। और इसी बीच हमें नेक्स्ट का रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है जिसमें वो यही बात कर रहा होता है कि कैसे आस्था ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके यूनो का जो मैजिक है उसे नलीफाई कर दिया है। पर वहीं दूसरी तरफ जो यूनो है वो अपने विंड से जो स्टोन है उन्हें सीधे आस्था की तरफ फेंकता है, जो कि आस्था को लगते भी हैं, क्योंकि आस्था के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही है कि उसके ऊपर जो फिजिकल अटैक हैं वो काम करते हैं। इसलिए जो यूनो है वो स्टोन फेंकता है आस्था की तरफ। कहीं यूनो कश्मीरी तो नहीं है। और जैसे ही ये जो स्टोन है वो आस्था को लगते हैं तो उसके हाथ से उसकी जो दोनों स्वॉर्ड हैं वो भी निकल जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो यूनो है वो एक काफी बड़े बोल्डर को अपने स्टार मैजिक से टेलीपोर्ट करके आस्था के ऊपर ले आता है। और जो यूनो है वो शुरुआत से ही इस मोमेंट का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर आस्था को डिफीट करना है तो फिजिकल अटैक करने पड़ेंगे। तो ये जो बोल्डर है वो सीधे जाकर आस्था के ऊपर लगता है और इसी बीच हमें लोगों के रिएक्शन भी देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें ये लगता है कि यूनो फाइनली जीत चुका है। पर इसी बीच हमें जो बोश है वो दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि अगर आस्था की जगह यहाँ पे और कोई होता तो ये बैटल यहीं पर ही खत्म हो जाती। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे दोबारा से ये जाइंट रॉक देखने के लिए मिलता है जिसमें कि छोटा सा क्रैक आ चुका है, जिसे देखकर यूनो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पर तभी जो आस्था है वो इस जाइंट रॉक को एक पंच में ही तोड़ देता है और हमें यामी का भी रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। और यामी भी बोलता है कि आस्था ने बेयर हैंड से इस रॉक को तोड़ दिया और वो सीधे फॉरवर्ड जा रहा है यूनो की तरफ। और जो आस्था है वो सीधे पंच मारने के लिए जाता है यूनो को। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनो है वो अपनी डिफेंस में अपनी जो शील्ड है जिसका कि नाम है द स्पिरिट ऑफ नोटोस, ऐसा ही नाम है। नोटो कुछ यार एक तो काफी अजीब नाम है, पर ये अपनी शील्ड को बाहर निकालता है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे लूसियस भी ब्रेक नहीं कर पाया था। पर आस्था जो है वो अपने बेयर हैंड से इस शील्ड को ब्रेक कर देता है और ये जो पंच है वो सीधे जाके यूनो को लगता है और
यूनो की दिमाग की बत्ती जो है वो थोड़ी सी बुझ चुकी है। तो आस्था के इस पंच को खाने के बाद यूनो जो है वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और तभी हमें वेंजेस देखने के लिए मिलता है, जो कि बोलता है कि यूनो का जो मैजिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। और यूनो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। वो अपना जितना भी बचा हुआ मैजिक है उससे एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है, जिसे देखकर जो लोग हैं वो हैरान है कि यूनो कैसे फाइट कर पा रहा है, क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। पर जो लैंग्रेस है वो बोलता है बस ये यूनो की टिपिकल थिंग है। और जो यूनो है वो सीधे ही चार्ज कर देता है आस्था के ऊपर अपनी इस स्वॉर्ड से। और दूसरी तरफ जो आस्था है उसके पास अभी कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, पर आस्था भी सीधे यूनो के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। और इसी बीच काफी एक बैंग की भी साउंड आती है और हमें पता लगता है कि आस्था ने अपनी जो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड है उसको बुलाया है। तुम्हें पता है कि आस्था अपनी जितनी भी स्वॉर्ड हैं उन्हें अपने पास बुला सकता है। तो बिल्कुल सही टाइम पे ये जो स्वॉर्ड है वो आस्था के हैंड में आ जाती है और वो यूनो की स्वॉर्ड को काट देता है। और वो यूनो को काटने वाला होता है पर रुक जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई आस्था यूनो को थोड़ी मारेगा। पर इसी के साथ इस बैटल का भी एंड हो जाता है। फाइनली आस्था जीत चुका है इस बैटल को। पर तभी हमें यूनो का रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा सैड लगा, क्योंकि यूनो डिफीट हो गया, अब वो विज़र्ड किंग नहीं बनेगा। तो ये पैनल थोड़ा सा सैड था। पर जो आस्था है वो यूनो को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया हूँ, क्योंकि हमारी राइवलरी की वजह से मैं हमेशा तुम्हें चेज करता रहा और तुम्हारी वजह से ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। Oh my God, are you crying? No, it's just raining. और जैसे ही जो आस्था है वो यूनो को डिफीट कर देता है तो हमें क्लोवर किंगडम के लोगों का भी रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हो चुके हैं। वो आस्था की भी जो विन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। वो भी टाइम था जब आस्था और यूनो को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था, स्पेशली आस्था को। और अब क्लोवर किंगडम के जितने भी लोग हैं वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आस्था विज़र्ड किंग बन चुका है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है, मेरे पे छोड़ा है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। और इसी पॉइंट पे ये वाला चैप्टर भी एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर है इसका फाइनल चैप्टर 392। पर इस चैप्टर में हमें जितनी भी आस्था और यूनो की फाइट देखने के लिए मिली है वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। इसमें कोरियोग्राफी भी काफी ज्यादा बढ़िया थी और जब ये एनीमे में एनिमेट होगी तो ये जनरेशनल फाइट बनने वाली है, क्योंकि एनीमे में इसमें और भी काफी सारी चीजें डालने वाले हैं। ये फाइट इतनी ज्यादा छोटी नहीं होगी और ज्यादा लंबी चलने वाली है। पर इन दी एंड जिस तरीके से आस्था ने यूनो को डिफीट किया है वो एनीमे में क्रेजी जाने वाला है। जो ओपनिंग 1 है वो पीछे चली होगी और आस्था फाइनली यूनो को डिफीट करेगा। ये कितना ज्यादा एपिक मूवमेंट होने वाला है। तो चैप्टर 392 की शुरुआत होती है 2 ईयर के टाइम स्किप के बाद। आस्था के विज़र्ड किंग बनने के बाद 2 साल बीत चुके हैं और इसके बाद हमें जो आस्था का विलेज है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। और स्पेशली जो आस्था का फादर है, ओरिजिनल वाला फादर नहीं, जो चर्च वाला फादर है, वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको टूर दे रहा है और उनको चर्च की चीज़ें दिखा रहा है कि यहीं पर आस्था और यूनो का जन्म हुआ था और यहीं पर शुरुआत हुई थी हमारे विज़र्ड किंग की, यूनो की हुई थी। और इसी के साथ हमें आस्था की चर्च वाली जो फैमिली है उसके छोटे वाले चिल्ड्रन भी दिखाए जाते हैं, जो कि अब बड़े हो चुके हैं। और ये जो है वो फादर की ये सारी बातें सुनकर थोड़े बहुत एम्बैरेस्ड हो चुके हैं। पर इसी बीच ये जो गर्ल है वो बोलती है कि जो नैश है वो ठीक होगा। और हमें पता लगता है कि जो नैश है वो मैजिक नाइट का जो एग्ज़ाम है वो देने के लिए आया हुआ है। और हमें सिस्टर लिली और नैश दिखाए जाते हैं और जो नैश है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और वो तैयार है मैजिक नाइट एग्जाम के लिए। और सिस्टर लिली उसे गुड लक भी बोलती है। पर तभी हमें गोश, मारी और जो ग्रे हैं वो दिखाए जाते हैं और जो मारी है वो भी मैजिक नाइट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देने के लिए जा रही है। पर दूसरी तरफ जो गोश है वो काफी ज्यादा वरिड है और वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जो मारिन है वो बोलती है कि मैं तुम्ही को देखकर मैजिक नाइट का एग्जाम दे रही हूँ, तुम काफी ज्यादा कूल हो तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ। पर तुम्हें तो पता ही है कि जो गोश है वो अपनी सिस्टर को लेके कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, तो वो दोबारा से मारीन को मना करता है एग्ज़ाम देने के लिए। पर जो मारीन है वो बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो,
तुम ग्रे को अपने साथ ले जाओ और कहीं पर जाकर दोनों एक साथ चाय पियो। सो बेसिकली जो मारीन है वो गोश को ग्रे को अपने साथ डेट पे ले जाने के लिए बोलती है और इसी के साथ वो गोश को ये भी बोलती है कि तुम्हारे जैसे अजीब बंदे को ग्रे मिल चुकी है तो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो ग्रे को मत छोड़ना। और ये सुनने के बाद गोश और जो ग्रे हैं वो दोनों ही एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि फाइनली इन दी एंड ग्रे और जो गोश हैं वो एक साथ ही होने वाले हैं। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे जो एल्फ किड और ये जो करैक्टर है वो दिखाया जाता है। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये सेम किड है जो कि आस्था को उसके फर्स्ट मिशन पे मिला था और आस्था ने इसको मोटिवेट किया था कि चाहे तुम प्लेजेंट हो या फिर कुछ भी हो, तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। तो ये भी यहाँ पर जो मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम है वो देने के लिए आया हुआ है और इससे हमें पता लगता है कि आस्था का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज़्यादा हो चुका है। और इसके अलावा जो एल्फ का जो ड्रीम था कि वो ह्यूमंस के साथ एक साथ रहेंगे तो ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एल्फ के जो किड हैं वो यहाँ पर मैजिक नाइट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देने के लिए आए हुए हैं। और इसके बाद हमें जो शार्लेट और जो शोल हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि यही बातें कर रहे होते हैं कि आजकल के किड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और यही हमारा फ्यूचर होने वाले हैं। पर तभी हमें शार्लेट का 2 साल पहले का फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जहां पर जो यामी की सिस्टर इचिका है वो वापिस से हीनो किंगडम में जा रही है। और यहाँ पे हमें मैरिलियोना भी दिखाई जाती है जो कि शायद से इचिका के साथ ही हीनो किंगडम में जा रही है। शायद से वो वहाँ पर जाकर और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेगी और वहाँ पर जाकर जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है उनसे फाइट करने वाली है। और इसके बाद जो यामी है वो इचिका को बोलता है कि मैं एक दिन दोबारा से जो हीनो किंगडम है वहाँ पे जरूर आऊँगा, पर जो रियो है उसको मेरे रिगार्ड्स जरूर दे देना। पर इसके बाद हमें एक छोटा सा लोर देखने के लिए मिलता है, हो सकता है ये ब्लैक क्लोवर के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर जो इचिका है वो एक जो मैजिक टूल है वो देती है और बोलती है कि ये जो मैजिक टूल है वो हीनो किंगडम में बनाया है और इस टूल से तुम किसी भी कंट्री की जो लैंग्वेज है उसको डिकोड कर सकते हो और उसे समझ सकते हो। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो टूल है वो हमेशा से आस्था के पास था हीनो किंगडम जाने के बाद और इसी रीजन की वजह से वो हीनो किंगडम की जो लैंग्वेज है उसको भी समझ पा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यूकी तबाता कुछ कुक कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हो सकता है कि ये जो छोटा सा लोर है वो ब्लैक क्लोवर के फ्यूचर में बदल जाए। तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। पर इसके बाद जो इचिका है वो यहाँ से जाने से पहले जो शार्लेट है उसको बोलती है माई डॉटर इन लॉ जो हीनो किंगडम है वहाँ पे जरूर आना। और ये सुनने के बाद जो शार्लेट है वो एम्बैरेस्ड हो जाती है और वो बोलती है कि अभी तक हमारी जो बात है वो इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, अभी हम बस डेटिंग फेज में हैं। पर इसके बाद जो यामी है वो बोलता है कि मैंने जो है वो फाइनली डिसाइड कर लिया है और मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो यामी ने भाई जो चीज़ डिसाइड कर ली है वो करके रहता है। अब यामी ने डिसाइड कर लिया है कि वो शार्लेट के साथ शादी करेगा तो वो करेगा। और ये सुनने के बाद जो शार्लेट है वो दोबारा से एम्बैरेस्ड हो जाती है और जो इचिका है वो शार्लेट को बोलती है कि ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। पर तभी हमें आस्था देखने के लिए मिलता है जो कि शार्लेट और यामी की ये बातें सुनने के बाद उन दोनों को कांग्रेस बोलता है। पर वो बोलता है कि ये मैं जो बीस्ट और ब्यूटी वाली जो चीज़ है उसको नहीं हैंडल कर पाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो यामी है वो आस्था को उसके सर से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम मॉन्स्टर किसे बोल रहे हो। पर जो आस्था है वो यामी को बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अब विज़र्ड किंग बन चुका हूँ। पर यामी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आस्था विज़र्ड किंग है या फिर कुछ और है, क्योंकि उसके लिए वो अभी भी ब्रैट ही है। पर तभी हमें जो इचिका है वो दिखाई जाती है जो कि अब इस किंगडम को छोड़कर जा रही है। पर जो इचिका है वो आस्था को बोलती है कि मैं तुम्हारी लीडरशिप में इस किंगडम का फ्यूचर देखना चाहती हूँ। और वो एंड में बोलती भी है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हीनो किंगडम में आ सकते हो। पर तभी हमें पता लगता है कि जो कैप्टन यामी है वो ब्लैक बुल की कैप्टन की जो पोजीशन है उससे रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके बाद कैप्टन यामी बोलते भी हैं कि हो सकता है कि मैं मैजिक नाइट में किसी और पोजीशन पे चला जाऊं, पर मैं अब कैप्टन की पोजीशन से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि वो आस्था के अंडर काम नहीं करना चाहता है। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है, एक ब्रैट के नीचे काम थोड़ी करेंगे हमारे कैप्टन यामी। Yes, exactly. पर इसी के साथ जो शार्लेट का फ्लैशबैक है वो भी एंड हो जाता है और ये भी जितनी भी चीजें हुई हैं इचिका के साथ वो सारी की सारी शार्लेट के फ्लैशबैक में चल रही थी।
तो जैसे ही ये जो फ्लैशबैक है वो खत्म होता है तो जो सोल है वो शार्लेट को पूछती है कि कैप्टन यामी के साथ कैसा चला हुआ है। तो वो बोलती है कि अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि कैप्टन यामी बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। पर इससे हमें पता लगता है कि दोनों की मैरिज हो चुकी है। पर मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है भाई, जो ओरिजिनल लव था ना कैप्टन यामी का, वो यामी को नहीं मिला। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे जो ब्लैक बुल का बेस है वो दिखाया जाता है और अब ब्लैक बुल का जो कैप्टन है वो नेक्स्ट बन चुका है और वो पेपर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। पर सभी ब्लैक बुल के जो मेंबर हैं वो उसे तंग कर रहे हैं। वनेसा जो है वो ड्रिंक कर रही है और जो मैग्ना और जो लक हैं वो हर बार की तरह फाइट कर रहे हैं और इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। और तभी जो नेक्स्ट है वो गुस्से में यहाँ पे आता है। पर तभी जो जोरा है वो ट्रैप मैजिक से यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है और ये देखकर जो नेक्स्ट है वो और ज़्यादा इरिटेट हो चुका है। और हमें गॉर्डन और हेनरी भी दिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मली कार्ड खेल रहे हैं। पर तभी हमें जो फिनरल है वो दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी जो वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है और जल्द ही फिनरल का एक किड भी आ जाएगा। तो जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा फास्ट चली हुई हैं। और इसके बाद हमें इस चैप्टर का सबसे जो शॉकिंग पैनल है वो देखने के लिए मिलता है और हमें पता लगता है चार्मी और जो रिल है उन्होंने भी शादी कर ली है। और यही नहीं, चार्मी और रिल के 7 किड्स हैं। 2 साल में भाई कितनी ज्यादा मेहनत की है इन दोनों ने। 2 साल में भाई 7 किड्स। हो सकता है कि यहाँ पर चार्मी का जो ड्वार्फ वाला एंगल है उसका भी कुछ हो, पर हो सकता है कि एक बार में 3 फिर 1 भाई साहब। और यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि चार्मी के जितने भी किड हैं उनके हेयर वाइट हैं जो कि रिल पे गए हुए हैं। बस एक ही किड है जिसके जो हेयर हैं वो ब्लैक हैं और हो सकता है यूकी दबाता कुछ कुक कर रहे हो इसके पार्ट 2 के लिए। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे नोवेल और मिमोसा दिखाए जाते हैं जो कि आस्था के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो विज़र्ड किंग की पोजीशन पे बढ़िया लग रहा है। और जो नोवेल है वो बोलती है कि आस्था ही डिजर्व करता था विज़र्ड किंग बनना भी। पर इसके बाद ये जो है वो बात करते हैं कि हार्ट किंगडम में जो लोलो पीचिका और जो गाजा हैं वो फाइनली एंगेज्ड हो चुके हैं। और इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि जो मैरी लियोना है वो हीनो किंगडम में किसी एक बंदे को डेट कर रही है और ये और कोई नहीं, ये है युसागा। और शुरुआत में हमें एक हिंट मिला भी था जब आस्था हीनो किंगडम में था तो वहां पे ये जो युसागा है उसने ये पूछा भी था कि क्या क्लोवर किंगडम में ऐसी वुमेन है जो कि मेरे लिए वर्दी हो। तो आस्था ने वहां पर मैरी लियोना का नाम लिया था। तो अब मैरी लियोना हीनो किंगडम में गई है तो वहां पर इन दोनों का कुछ अलग ही चला हुआ है और इन दोनों की जोड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों ही मॉन्स्टर हैं। और इसके बाद हमें फाइनली पता लगता है नोवेल या फिर मिमोसा ने अभी तक आस्था को प्रपोज क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो नोवेल है वो यहाँ पे बोलती है कि जो विज़र्ड किंग की पोजीशन है उसके ऊपर शुरुआत में काफी ज्यादा बर्डन होता है। तो ये जो बर्डन है वो अब कम हो चुका है। तो इसलिए अब मिमोसा और जो नोवेल है उनकी जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है आस्था के लिए। पर हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि आस्था इन दी एंड मिमोसा या फिर नोवेल किसके साथ होने वाला है। पर इसी बीच हमें और भी पैनल देखने के लिए मिलते हैं जिसमें हमें और कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जो काहनो है वो कंसल्ट कर रही है, उसने भी अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। पर इसी के साथ हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो नोवेल है वो अपने सिबलिंग के साथ बैठकर जो डिनर है उसको एंजॉय कर रही है। तो इन दी एंड जो नोवेल का जो ड्रीम था अपने सिबलिंग के साथ रहने का वो भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अब जो सिल्वा फैमिली है वो एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी जो लाइफ है उसे जी रही है। और फाइनली ये चीज़ देख के अच्छा लगा क्योंकि जहाँ पे नोवेल की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से उसकी फैमिली उसे ट्रीट करती थी, अब वो फाइनली अपनी फैमिली के साथ है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे जो नैरो है वो दिखाई जाती है जिसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल है क्योंकि वो क्लोवर किंगडम को फाइनली पीस में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसे 500 सालों का वेट करना पड़ा है इस मूवमेंट को देखने के लिए। तो ये वाला मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, क्या बोलते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे काफ़ी सारी जो डिफरेंट प्लेसेस है वो दिखाई जाती हैं, जैसे कि जो विच फॉरेस्ट है वहाँ पे डोरफी है विच क्वीन के साथ। जो विच क्वीन है वो अब रिटायर हो चुकी है और जो डोरफी है वो अब न्यू विच क्वीन बन चुकी है।
और दूसरी तरफ जो हीनो किंगडम है वहां पर जो मेरिडियोना है वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ फाइट कर रही है और रियो और जो इचिका हैं वो इन्हें देख रहे हैं। और नेक्स्ट हमें डायमंड किंगडम दिखाई जाती है और मारस और जो फाना है उन दोनों ने फाइनली शादी कर ली है और हमें पता लगता है कि जो फेरेमीना है वो अब डायमंड किंगडम की न्यू क्वीन बन चुकी है। और इसके बाद हमें हार्ट किंगडम दिखाई जाती है जहां पर जो गाजा और जो लोलो पिचिका है वो साथ हैं और इन्हीं के साथ जो वाटर स्पिरिट है वो भी है। इसके बाद हमें स्पेड किंगडम दिखाई जाती है जहाँ के लोग जो स्नो है उसे देख रहे हैं और इन दी एंड हमें जो वेंजेंस और जो पैत्री है वो दिखाए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो वेंजेंस है वो पैत्री से मिलने के लिए गया है, हो सकता है वो परमानेंटली उन्हीं के साथ रहेगा। और तभी हमें यूनो दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि यूनो अब जो गोल्डन डॉन है उसका कैप्टन है और इसी के साथ वो जो स्पेड किंगडम है उसको भी साथ में ही संभाल रहा है। और हमें पता लगता है कि वो अभी अभी जो स्पेड किंगडम है वो वहां से वापस आया है और इसके बाद जो क्लाउस है वो इसको बोलता है कि जो अभी मैजिक नाइट एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें स्ट्रॉन्ग न्यू रिक्रूट चाहिए। और जो यूनो है वो बोलता भी है कि हाँ हम ऐसे न्यू बंदों को अपनी टीम में रिक्रूट करेंगे जो कि हमको भी सरपास कर लें। तो न्यू जनरेशन स्टार्ट होने वाली है, कहीं हमें ब्लैक क्लोवर न्यू जनरेशन ना देखने के लिए मिल जाए। और इसके बाद ये जो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है और लोग यहाँ पे चेयर कर रहे हैं। पर तभी जो लोग हैं वो ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं और हमें एक काफी बड़ी सी शिप देखने के लिए मिलती है और हमें बताया जाता है कि ये एक अनआइडेंटिफाइड शिप है और ये कोई अननोन ही बंदे हैं जो कि यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। इसके बाद हमें और लोगों का भी रिएक्शन देखने के लिए मिलता है पर तभी हमें पता लगता है कि जो आस्था है, आस्था नहीं बोल सकते, जो विज़र्ड किंग है वो यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए आ चुका है। तो आस्था हर बार की तरह अकेले ही यहाँ पे फाइट करने के लिए पहुँच चुका है, जिसे देखने के बाद जो यूनो है वो छोटी सी स्माइल भी करता है और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट है उसने अपना सिर पकड़ लिया है और नोवेल हर बार की तरह आस्था को इडियट बोलती है। पर तभी हमें कैप्टन यामी दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं स्पेशल यूनिट मूव आउट। तो हो सकता है उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद इस स्पेशल यूनिट को ज्वाइन कर लिया है। पर इसी के साथ हमें कैप्टन यामी के शोल्डर के ऊपर एक चिबी वर्जन भी देखने के लिए मिलता है एडर मलिक का, जो कि कैप्टन यामी के साथ है। और हम सभी की जो थ्योरी थी कि जो एड मलिक है वो इन दी एंड सभी को धोखा दे देगा, वो यहीं पे एंड हो जाती है। तो एड मलिक का करैक्टर ही ऐसा था, वो किसी की भी बात नहीं मानता है, ना ही उसने लूसीफेरो की बात मानी ना ही लूसियस की। वो अपनी मर्जी का मालिक है और वो यामी के साथ है। लिटरली भाई यामी ही एक कैरेक्टर है जो कि एड मलिक के साथ रह सकता है। पर इसके बाद हमें दोबारा से ये जो हाईटेक शिप है वो दिखाई जाती है और हमें न्यू एनिमीज रिवील होते हैं और इनका कैरेक्टर डिजाइन भी काफी यूनिक सा है। इनके चेहरे पे अजीब से मार्क हैं, तो हो सकता है यूकी तबाता कुछ कुक कर रहे हों। पर जैसे ही ये आस्था को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि ये ब्रैट कौन है और इसके पास तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। और ये जो है वो आस्था को पूछते हैं हु आर यू, और जो आस्था है वो फाइनली इनको रिप्लाई करता है आई एम विज़र्ड किंग। सो फाइनली गाइज आस्था ने वो बोल दिया है जिसके बाद सीरीज का एंड होना है, क्योंकि पूरी सीरीज में आस्था ने बोला है आई एम गोना बी द विज़र्ड किंग, पर अब फाइनली आस्था ने बोल दिया है आई एम द विज़र्ड किंग। और यही बोलने के साथ हमें आस्था की विज़र्ड किंग वाली ड्रिप भी दिखाई जाती है। आस्था इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और लग रहा है कि वो विज़र्ड किंग है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लैक क्लोवर एंड हो चुकी है या फिर हमें कोई सीक्वल देखने के लिए मिलेगा। पर इस चैप्टर के एंड में हमें एक एडिटर नोट भी देखने के लिए मिलता है जहां पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर लॉयल्टी थ्रू आउट द जर्नी, प्लीज लुक फॉरवर्ड टू द ऑथर नेक्स्ट वर्क। तो हो सकता है हमें यूकी तबाता का नेक्स्ट वर्क देखने के लिए मिले, हो सकता है वो ब्लैक क्लोवर का पार्ट 2 ही हो, ब्लैक क्लोवर का भी एंड ना हुआ हो, या फिर हो सकता है ब्लैक क्लोवर किसी न्यू मांगा के ऊपर ही काम करें। पर इसी के साथ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो हमें पता नहीं लगा कि इन दी एंड आस्था किसके साथ है, नोवेल या फिर मिमोसा के साथ। तो हो सकता है इस चीज़ का आंसर हमें आगे आने वाला जो इनोलॉग है उसमें देखने के लिए मिल जाए, जो कि शायद अगस्त में रिलीज हो जाएगा। उसमें फाइनली हो सकता है हमें आस्था की फैमिली देखने के लिए मिले और हमें ये पता लगे कि आस्था नोवेल के साथ है या फिर मिमोसा के साथ, या फिर आस्था इन दोनों के साथ है और ब्लैक क्लोवर की एक हरम एंडिंग हुई है।
तो भाई आस्था को इन दी एंड कोई ना कोई तो दे ही देना। अगर आस्था एंड में वर्जिन रहता है तो वो वर्स्ट एंडिंग होगी। और पर्सनली ये वाली एंडिंग मुझे ब्लैक क्लोवर की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो ये एंडिंग देखने से पहले मुझे लग रहा था कि ब्लैक क्लोवर की एंडिंग इससे ख़राब ना हो, क्योंकि तुम्हें पता है जिस तरीके से लूसियस का एंड हुआ है वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रश्ड थी। हमें ये पता नहीं लगा कि आस्था का फादर कौन है, हमें ये पता नहीं लगा कि चार्मी की मिस्ट्री क्या है। इन चीज़ों के हमें कोई भी आंसर देखने के लिए नहीं मिले। इसी के साथ जो एस्ट्रोरोफ है उसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं लगा। पर इस चैप्टर में हमें कुछ छोटे छोटे हिंट मिले हैं। हो सकता है हमें ब्लैक क्लोवर का कोई सीक्वल देखने के लिए मिले और उसमें जो ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर हो और हमें और भी कंट्री के बारे में पता लगे। क्योंकि चैप्टर के एंड में जो हमें शिप देखने के लिए मिली है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक है। इसके अलावा इसके अंदर जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके चेहरे पे अजीब सी लाइन है। और इसी के साथ जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था ना कि जो इचिका है उसने एक टूल दिया है जिससे तुम किसी भी कंट्री की जो लैंग्वेज है उसको डिकोड कर सकते हो। तो हो सकता है वो चीज़ एक हिंट हो इस चैप्टर की एंडिंग से। हो सकता है ये जो लोग हों वो डिफरेंट कंट्री से हों और इसके बाद हमें ब्लैक क्लोवर का सीक्वल देखने के लिए मिले जिसमें और कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए और न्यू थ्रेट्स आए। हमें हो सकता है एंजल्स देखने के लिए मिल जाएं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ब्लैक क्लोवर के लास्ट 3 चैप्टर कैसे लगे और आपको ब्लैक क्लोवर की एंडिंग कैसी लगी। तो पर्सनली मैं इसे सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि एंडिंग मुझे बढ़िया लगी। बस लूसियस ने डिसअपॉइंट किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।